जो मेरिट बनेगी उस मेरिट में के लिए खतरा पैदा कर सकता है। इस वजह से आप कोशिश ये करिए कि जो हिंदी का पोर्शन है उसको आप मैक्सिमाइज करने का प्रयास करिए, अधिकतम नंबर लाने का प्रयास करिए, क्योंकि मैथ और हिंदी, रीजनिंग 3 ऐसे टॉपिक है जहाँ से आपको सबसे ज़्यादा नंबर मिलेगा, जहाँ से आप मेरिट में आ सकते हैं। मैं अभी कुछ दिन पहले भी अपने कम्युनिटी में डाला था कि बहुत ही जल्द हम आपके सामने पिछली यूपीपी की जो परीक्षा हुई थी उसका कट ऑफ लेके सामने आएंगे, क्योंकि पिछली यूपीपी की परीक्षा भी 300 नंबरों की थी, 150 क्वेश्चन का था। तो उसमें कितने कितने कट ऑफ गए थे इसके बारे में हम बात करेंगे, और उसी तरीके से हम ये भी बात बताएंगे कि फीमेल का कितना गया था और मेल का कितना गया था। तो उस हिसाब से आप किस तरह की तैयारी करेंगे कि जिससे कि आपका नंबर उस कट ऑफ से नीचे नहीं आए, उससे ऊपर ही जाए, क्योंकि इस बार कंपटीशन और टफ हो जाएगा। ठीक, पिछली बार जब हुआ था तब तो बात दूसरी थी, लेकिन इस समय बात दूसरी है। लेकिन मैं बार बार आपसे ये जिक्र करता आया हूँ कि जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो बदलेगा, ये आप ध्यान रखिएगा। तो उस क्वेश्चन के बदले हुए पैटर्न में आपको ध्यान ये देना है कि जितने भी कथन वाले प्रश्न होंगे उन कथनों वाले प्रश्नों को आपको ज़्यादा फोकस करना है, नहीं तो फिर आप गलती कर जाएंगे। तो उस कथन वाले क्वेश्चन को आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। मैं इस वजह से बार बार अपने वीडियो में इसका जिक्र कर रहा हूँ कि मेरी ये बातें आपको उस परीक्षा के हाल में भी याद आवें कि हाँ ये चीज़ें हैं, ये कथन बेस की परीक्षा प्रश्न आए हुए हैं। उसी तरीके से ये ध्यान रखना है कि ये अंडर एस्टिमेट ना हो, क्योंकि पिछली परीक्षा में जितने लोग बैठे थे कोई ज़रूरी नहीं कि सभी लोग रिपीट करेंगे, और इसमें मैक्सिमम बच्चे ऐसे होंगे जो पहली बार किसी ऐसी परीक्षा में बैठेंगे जो उनको फेस करना है। इस वजह से उनके लिए सबसे ज़रूरी बात है कि वो बिल्कुल ये मान के ना चले कि सिर्फ फैक्ट वाले क्वेश्चन ही आएंगे। ये उनके लिए ज़रूरी है कि जो फैक्ट वाले क्वेश्चन है उससे कहीं अधिक उनको डिपेंड ये करता है कि वो जो कथन वाले क्वेश्चन हैं वो आने की उम्मीद जाने हैं। तो चाहे जो भी सब्जेक्ट हो उसमें कथन वाले क्वेश्चन जरूर आएंगे, मेरी बात ये ध्यान रखिएगा। और उसी के सिलसिले में मैं कह रहा हूँ कि आपको जो ऐसे ऐसे पोर्शन है जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनने का प्रयास करेंगे, हम उसी को ज़्यादातर अपनी वीडियो में डालने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन को डालने का कोई मतलब नहीं रहा है कि जो आप कम समय में ज़्यादा पा पाएँ, ठीक, या ज़्यादा समय में कम चीज़ें मिले आपको। देखिए मेरी कोशिश यही है कि आपको कम समय में ज़्यादा देने का प्रयास करेंगे इस 1 महीने के अंदर ही, लेकिन उसके लिए मेरे इस चैनल से आपको जुड़ते रहना पड़ेगा और लगातार नोटिफिकेशन के बेल को दबाए रखना पड़ेगा, जिससे कि जैसे ही मेरा वीडियो आए उससे आपको मिलता रहे। तो इस वीक की एंडिंग के साथ साथ हम बात करेंगे, जब नेक्स्ट वीक में शुरुआत करेंगे उस नए वीक के साथ आपके हर एक पोर्शन का हम पूरा ख्याल रखेंगे कि जहाँ से पोर्शन वाले क्वेश्चन बनते हैं हमारे फोकस सिर्फ उसी में होगा। जो हम बायोलॉजी की बात कर रहे थे, बायोलॉजी में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल आने हैं, जैसे डाइजेशन की बात कर रहे थे। डाइजेशन में कुछ ऐसे ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, वो मेरे अगले वीडियो में आपको बिल्कुल मिलेगा। और वही बिल्कुल रहेगा कि जहाँ से पॉसिबिलिटी लगभग 90 से 100% के आसपास है कि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो वो बिल्कुल आएगा, वही हम बताने का प्रयास करेंगे। और उसी तरह के क्वेश्चन भी आपको बताने का प्रयास करेंगे, जैसे मिनरल हो गए, विटामिन्स हो गई पूरी, ठीक है, एंजाइम जितने हो गए वो, जितने हार्मोन्स हो गए वो, ठीक। इसके साथ साथ हम ये भी बताएंगे कि बहुत ही सूक्ष्म वाली बातें बताएंगे जो मे भी आपको पता भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन उसके लिए भी आपको मेरे चैनल के साथ बने रहना पड़ेगा। ये उम्मीद करते हैं कि आप ये सारी चीज़ कर सकते हैं। तो उसी चीज़ के साथ साथ हम जो और बात कर रहे थे, हिंदी की हम बात कर रहे थे, तो हिंदी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण पोर्शन है, और इस हिंदी का जो पोर्शन है उसके लिए हम सारी प्रक्रिया कर चुके हैं और उसका वीडियो भी आपको मिलना शुरू हो जाएगा। और उसके साथ साथ हिंदी पढ़ने के लिए आपको इंटरेस्टिंग चीज़ों के साथ साथ भी मज़ा आएगा हिंदी पढ़ने में, और थोड़ा सा आपको और सारी चीज़ों के बारे में देखना पड़ेगा। अब इसी के साथ साथ जो मेजर पोर्शंस मेरे हैं मैं उन्हीं पे सिर्फ फोकस करूंगा। जो पोर्शन मेरे मेजर्स में नहीं है उसके लिए अभी हम प्रोवाइड नहीं करा पाएंगे उसकी बात नहीं कर सकते, लेकिन जो हम प्रोवाइड करा सकते हैं सिर्फ उसी की बात करेंगे। इसके लिए हमारी चीज़ें हैं, तो 3 चीज़ें, जीएस की बात करेंगे, हिंदी की हम बात कर सकते हैं, और जो जीएस में सम और पोर्शंस हैं उनकी हम बात कर सकते हैं। अदरवाइज और सारी चीज़ों की हम बात कर सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ और भी टॉपिक्स होते हैं उसकी भी हम बात करेंगे। और इन सब के साथ साथ आपको, जो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि क्या चीज़ करना है क्या चीज़ नहीं करना है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा।
ठीक। तो उसी कड़ी में जो आता है आपका वो है जो हम पिछली वीडियो बता रहे थे कि सेल की हम बात किए थे। तो सेल दो तरह का होता है, ये सभी को पता ही है। सेल कितने तरह का होता है? दो तरह का होता है, ये हम आपको बता ही थे। तो सेल दो तरह के होने का मतलब क्या है? कोशिका एक होती है प्रोकैरियोटिक और दूसरी होती है यूकैरियोटिक। ये कोशिका दो तरह की होती है, ठीक। एक प्रोकैरियोटिक और एक यूकैरियोटिक, ठीक है। अब ये जो कोशिका होती है यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं जो आपके सामने क्वेश्चन बना सकती हैं। जैसे प्रोकैरियोटिक, तो प्रोकैरियोटिक को हम एक दूसरे नाम से जानते हैं, होता है प्रिमिटिव। ठीक, इसका मतलब पहले से, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो प्रोकैरियोटिक है वो सबसे पहला ऐसा ऑर्गन है या लिविंग बॉडी है जो सबसे पहले इस अर्थ पे आई थी, ठीक। तो जो सबसे पहले आई थी इसका मतलब कि ये अति सूक्ष्म रही होगी, तो ये अति सूक्ष्म है। मतलब क्या है कि आपको जो चीजें याद रखनी है इस प्रोकैरियोटिक में कि क्या क्या चीजें पाई। पहला चीज ये प्रिमिटिव होती है। दूसरी चीज की बात जो होती है वो आपको ध्यान रखना है। कुछ चीजें हम आपको इंडिकेट कर दे रहे हैं, उसके बाद देखिएगा। कुछ चीजें हम आपको इंडिकेट कर रहे हैं, उसके बाद आप देखते रहिएगा। प्रोकैरियोटिक जो होता है ये पूर्ण रूप से का विकास नहीं होता। ठीक, पूर्ण रूप से केंद्रक का विकास नहीं होता। अगर केंद्रक को आपको अंडरस्टैंड करें कि न्यूक्लियस जो होती है, न्यूक्लियस, उस न्यूक्लियस का पूर्ण रूप से विकास इसमें नहीं होता। बस इस प्रोकैरियोट में केंद्रक वेल डेवलप नहीं होता है, या समझिए उसी को हमने हिंदी में पूरा लिख दिया है। तो वेल डेवलप न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। तो इसका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, उसमें जेनेटिक जो पदार्थ होते हैं वो जेनेटिक पदार्थ सर्कुलर होता है। कैसा होता है? सर्कुलर होता है। सर्कुलर नहीं आता है, ठीक। उसमें जेनेटिक पदार्थ जो होता है डीएनए कैसा होता है? सर्कुलर होता है, पहली चीज। दूसरी बात, इसके पास अपना एक दूसरा जेनेटिक पदार्थ भी पाया जाता है। एक मिस्टेक हो गई है थोड़ी सी, याद रखिएगा। होता है तो इसमें अपना खुद का होता है, एक दूसरा भी होता है जो पूरी तरीके से पाया जाता है। इसमें एक और चीज नहीं पाई जाती है, इसमें होता है स्टोन प्रोटीन।
नहीं पाई जाती। इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती है। तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं इस प्रोकैरियोट के, जिसमें आपको याद रखने वाली बात है, ठीक, कि पूर्ण रूप से विकसित केंद्रक इसमें नहीं पाया जाता है। पूर्ण रूप से केंद्रक का विकास नहीं होता है, केंद्र मतलब न्यूक्लियस का विकास नहीं होता है। जेनेटिक पदार्थ इसमें सर्कुलर होता है, ठीक, और एक दूसरा जेनेटिक पदार्थ इसमें पाया जाता है, ठीक है, जो द्विकुंडलित होता है, मतलब वो सर्कुलर में पूरा होता है। और हिस्टोन प्रोटीन भी इसमें नहीं पाया जाता है। इसमें एक और पॉइंट होता है जो उसको ध्यान रखने वाली बात होती है, वो पॉइंट है इसमें जो राइबोसोम होता है, राइबोसोम वो 70S प्रकार का होता है। 70S प्रकार का होता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक के लिए, जहाँ से क्वेश्चन बनने की बहुत प्रोबेबिलिटी हो सकती है, ठीक, संभावना सबसे ज़्यादा हो सकता है। तो ये याद रखने वाली बात है आपके साथ कि ये जो प्रोकैरियोटिक का है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा, और समझ में आ रहा होगा तो उसके लिए थोड़ी चीज़ें हो सकती हैं। ये तो जो थोड़ा मिस्टेक हो गया था, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जितने पॉइंट मैंने लिखे हैं ये आपके कथन के आधार पे जो क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये आपको भूलने वाली चीज़ नहीं है, इसको आप राइट डाउन कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे यूकैरियोटिक की। अब यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में क्या क्या डिफरेंस है, यही आपको देखना भी है। जितनी चीज़ें इसमें पाई जाती हैं उतनी चीज़ें उसमें या तो पाई जाएंगी तो अलग कंडीशन में होंगी या वेल डेवलप्ड कंडीशन में होंगी। तो ये आपको ध्यान रखने वाली बात होगी, ये आपको सारी चीज़ों के लिए। तो आगे हम जब बात करेंगे, हम बात करेंगे यूकैरियोट की, और यूकैरियोट के आधार पर हम आगे बात करेंगे आपका जो यूकैरियोट होता है वो दो प्रकार का होता है, एक एनिमल सेल होता है और दूसरा प्लांट सेल होता है। और एनिमल सेल कैसे प्लांट सेल से अलग होता है, क्या क्या दोनों के बीच में अंतर होते हैं, ये भी हम आपको बता देंगे अच्छे तरीके से। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा है, तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करते रहें। अब उसी चीज़ में हम बात कर रहे थे, कोशिका की बात कर रहे थे, तो कोशिका में हम प्रोकैरियोट और यूकैरियोट की बात कर रहे थे, ठीक है। तो यूकैरियोटिक हम आपको बता चुके हैं, अब हम आपको बताएंगे प्रोकैरियोट हम आपको बता चुके हैं, हम बताएंगे आपको यूकैरियोट के बारे में। तो यदि यूकैरियोट के बारे में बात करेंगे, यूकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका, ठीक। अब यूकैरियोटिक कोशिका की स्पेशलिटी क्या क्या होती है, ये आपको देखना है, ठीक। अब प्रोकैरियोटिक का जब आप पिछला चीज़ देखे होंगे, प्रोकैरियोट में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं और क्या क्या चीज़ें यूकैरियोट में प्रोकैरियोट में नहीं होती हैं, वो यहाँ पाई जाती हैं, ठीक। तो यू का मतलब आप समझिए, हम तो ये बताते हैं, यू का मतलब ट्रू। इट मीन्स ये एक ऐसी कोशिका होगी, कोशिका है जिसमें केंद्रक का विकास विकसित होता है, ठीक। इसी की वजह से इसको हम क्या कहते हैं, ये आप नोट कर लें, न्यूक्लियस, ठीक, न्यूक्लियस होता है, ठीक। तो इस यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है कि जो न्यूक्लियस होता है वो पूर्ण रूप से विकसित होता है, उसके सराउंडिंग एरिया में पूरा पाया जाता है, ठीक। तो ये क्लियर होगा। दूसरी सबसे बड़ी बात, इस यूकैरियोटिक कोशिका में धीरे
केंद्रक में पाया जाता है। और यह द्विकुंडलित होता है। ठीक, यह द्विकुंडलित होता है। ठीक, इसमें HTS राइबोसोम पाया जाता है। तो पाया जाता है। ठीक, और इसके लिए एग्जाम्पल और दो उदाहरण समझने आ सकते हैं। उदाहरण के रूप में कोशिका कोशिका होती है। ठीक, आगे लिख सकते हैं आप ठीक, जो आपको थोड़ा समझ में आई इस वजह से अभी ये एग्जाम्पल दिए हैं। नहीं तो बहुत सारी चीज़ें इसमें पाई जाती हैं, वो आप क्लियर कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक ज़रूरतें हैं या कुछ बेसिक डिफरेंस है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बीच में। तो इन बिहाव पे ये इस तरह का पाया जाता है। ठीक, तो ये चीज़ें जो पाई जा रही हैं, अब इसमें जो क्वेश्चन बनेगा कि हम यह क्वेश्चन बना सकते हैं कि जो यूकैरियोट का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो कैसा होता है। ठीक, एक तरीके से कह सकते हैं कि डीएनए जो यूकैरियोट में पाया जाता है वो किस तरह का पाया जाता है। तो वो द्विकुंडलित होता है। ठीक, और एक ही जेनेटिक मटेरियल होता है इसके न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, ये दूसरी बड़ी बात कि जो ये कोशिका होती है, ये कोशिका प्लांट और एनिमल या अदर जो जितने भी सिंगल सेल एनिमल्स हैं वो सब पाए जाते हैं। ठीक, तो उस तरीके से ये यहाँ पे पाया जाता है। अब इसी बिहाव पे हम बात करेंगे कि कुछ और भी टिपिकल चीज़ें, उसके बारे में थोड़ा सा हम आपको बताना चाहते हैं। तो ये आपको ध्यान देने वाली बात है कि यूकैरियोटिक कोशिका जो होती है वो इस तरीके से चीज़ें होती हैं। यू का मतलब ट्रू होता है, और ट्रू हम कैसे कर सकते हैं कि इस कोशिका में जो केंद्रक होता है वो पूर्ण विकसित या वेल डेवलप्ड केंद्रक पाया जाता है, कि न्यूक्लियस होता है। इस वजह से इसको हम यूकैरियोटिक सेल के नाम से जानते हैं। ठीक, क्लियर हो गया? इतनी चीज़ें समझ में आई उम्मीद करता हूँ। तो आप इसको आसानी से देख सकते हैं किस तरीके से ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। तो इस चीज़ को आप नोट डाउन कर सकते हैं, और एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब जब हम सेल की बात करते हैं, सेल में क्या है, सबसे छोटा सेल और सबसे बड़ा सेल की बात कर रहे हैं। ठीक, जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है सबसे छोटा और सबसे बड़ा सेल। तो सबसे छोटा और सबसे बड़ा सेल कौन कौन सा हो सकता है, ये आपको ध्यान देने वाली बात होगी। तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, और इस स्क्रीनशॉट को आप अपने नोट्स में विकसित लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे सबसे छोटी कोशिका और सबसे बड़ी कोशिका। तो अब आपको थोड़ा सा हम चीज़ें और बताते हैं कि कहाँ से क्या और आ सकता है।
टाइम कम है, इस वजह से ज़्यादा ब्रॉड में नहीं बता सकते हैं। तो उसके लिए आपको कुछ चीज़ें यहाँ ध्यान रखनी होंगी। पॉइंट नंबर 4, सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा। ठीक, इसको हम कहते हैं PPL4। ठीक, सबसे छोटी होती है। सबसे छोटी होने की वजह से ये किसमें आता है, ये आता है प्रोकैरियोट में। प्रोकैरियोट का, ठीक, PPL सबसे छोटी कोशिका होती है PPL। ठीक, ये ध्यान देना है। ये क्या कहलाता है, प्लूरोनीमोनी लाइक ऑर्गेनिज्म। इसका पूरा नाम प्लूरोनीमोनी लाइक ऑर्गेनिज्म कहलाता है। ठीक, क्लियर हो गया। इससे छोटी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका जो होगी वो क्या हो सकती है, शुतुरमुर्ग की। ठीक, जो लगभग 6 इंच के आसपास का होता है इसका व्यास। ठीक, सबसे बड़ा कोशिका कौन सी है, शुतुरमुर्ग का क्या होता है, अंडा। अंडा, ठीक। अब आते हैं मानव जो होती है वो है इसके बाद आता है वो है मानव सबसे लंबी, मेरी बात सुनिएगा, लंबी कोशिका वो होती है न्यूरॉन। ठीक, लगभग 1 मीटर के आसपास होती है। ठीक, इसे ध्यान रखना है। सबसे बड़ी और सबसे लंबी, बड़ी और लंबी में यही फर्क होता है। ठीक, लंबी मतलब लेंथ के बेस में, ठीक, और बड़ी मतलब डायमीटर के बेस में, ये व्यास के बेस में होता है। तीसरा है, नेक्स्ट है मानव सबसे सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु, उसमें से जी। ठीक, ये 4-5 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, ये आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आपको हमेशा याद रखना है कि सबसे बड़ी, सबसे लंबी, छोटी छोटी, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी, जिससे कि आपके तैयारी में कोई दिक्कत ना हो पाए। ठीक, इतनी सारी चीज़ें तो हो गई। अब हम बात करते हैं, जैसे सेल की हम बात जब कर रहे थे, सेल में बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं, इसके बारे में आप जानते होंगे।
सेल में बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं। तो जो सेल में जो चीज़ें पाई जाती हैं उसको हम सेल ऑर्गेनेल्स के नाम से जानते हैं, लेकिन उसको हिंदी में कहते हैं कोशिकांग, मतलब कोशिका के अंग को ही हम कोशिकांग के नाम से जानते हैं। वो तो हम अभी आगे बात कर लेंगे, लेकिन इतनी सारी चीज़ें आपको याद रखने की ज़रूरत है और कहीं से इसको भूलने की ज़रूरत नहीं है। अब कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर हम लोग फर्स्ट टाइम अपीयर करेंगे यूपीपी में, तो जब फर्स्ट टाइम अपीयर करेंगे तो कुछ कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है और उस कन्फ्यूजन की वजह से हम कैसे इसको डील कर पाएँ। ठीक, तो उस कन्फ्यूजन से निपटने के लिए आपको क्या करना है, थोड़ी चीज़ें। पहली चीज़ तो आपको सिलेबस देखना है। सिलेबस को आप अच्छे से देखिए और उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप अपने प्रिपरेशन को तैयार कर लीजिए, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। आपको पता ही है कि एग्ज़ाम में ज़्यादा समय नहीं बच रहा है। तो जब एग्ज़ाम में ज़्यादा समय नहीं बचा है, मुश्किल से 1 महीने का समय बच रहा है एग्ज़ाम के लिए, तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको वही चीज़ें पढ़ने का प्रयास करना है जो लग रहा है कि हाँ इम्पॉर्टेंट है, ये आ सकता है। लेकिन आपको कैसे लगेगा कि ये इम्पॉर्टेंट है, तो उसके हिसाब से कुछ चीज़ें हम आपको बताएंगे कि क्या क्या बेसिकली रूप से पढ़ना है जिससे कि आपकी परीक्षा की तैयारी हो पाए। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हिंदी कंपलसरी, तो हिंदी आप पढ़िए, हिंदी से बिल्कुल क्वेश्चन आने हैं। मैथ कंपलसरी है तो मैथ आप पढ़िए, और मैथ जब आप पढ़ेंगे तो उसके लिए इम्पोर्टेंट सारी चीज़ें हो जाती हैं। रीजनिंग आप पढ़िए, रीजनिंग कॉमन है कि वो इम्पोर्टेंट है ही है। IQ आता है, इसको पढ़िए, और मेंटल एबिलिटी भी आपकी आती है, इसको आपको पढ़ना चाहिए। 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जहाँ से आप ज़्यादा नंबर गेन कर सकते हैं। ये कंपलसरी है कि आएगा तो आएगा, लेकिन GS का पोर्शन बहुत बड़ा है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि GS का पोर्शन बहुत बड़ा है, और GS के पोर्शन को आप इजीली मत लीजिए कि चलो ये तो ठीक है हम इसको पढ़ लेंगे। नहीं, इसको आप ख़त्म नहीं कर पाएंगे अपने 1 महीने के सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो इसको आपको ख़त्म करना हो तो क्या कर सकते हैं आप, इसके लिए आपको करना ये पड़ेगा कि कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ से निश्चित रूप से क्वेश्चन आते हैं, और उस जो ऐसे निश्चित रूप से जो टॉपिक्स जहाँ से क्वेश्चन आते हैं उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे मैंने पहले ही बताया था, आज मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूँ। जैसे अवार्ड जितने भी हैं, किसी भी क्षेत्र में दिए गए जितने भी अवार्ड हैं उसको आप तैयार कर लीजिए। बुक राइटर जितने भी प्रकार के हैं उनको आप तैयार कर लीजिए। खेल में क्या क्या चीज़ें पाई गई हैं उसके बारे में आप पढ़ लीजिए पूरा, ठीक। और पिछले 1 साल का आपको करंट अफेयर पढ़ना है, जहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल ही आने हैं तो आने हैं, ठीक। तो ये 3-4 टॉपिक ऐसे हैं जहाँ से आप फुल नंबर गेन कर सकते हैं, ठीक। क्योंकि आप सभी को पता है कि 150 नंबर का क्वेश्चन होगा, 300 नंबर का ये पूरा पेपर होगा, ठीक है। 150 क्वेश्चन होंगे और 300 नंबर के पेपर होंगे पूरे। तो 150 नंबर पे मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं आपको इसी पिछले कट ऑफ को भी मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। तो पिछले कट ऑफ में कितना कट ऑफ गया था, कितना पुरुषों का गया था, कितना महिलाओं का गया था, ये हम सारा चीज़ बताएंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि माइनस मार्किंग है वो भी 0.5%, ठीक है। इसका मतलब ये समझिए कि 0.5, ठीक। 0.5 का मतलब कि 1 नंबर का आपने 1 क्वेश्चन किया है और 1 क्वेश्चन आपने गलत कर दिया तो आपको सिर्फ 1 नंबर मिलेगा, आधा नंबर उसका कट सकता है। मतलब 2 नंबर का क्वेश्चन है, आंसर है आपका, तो उसमें से 1 नंबर कटेगा और 1 नंबर आपको मिलेगा। सीधे सीधे आपको 50% ही मिलेगा उसमें से, और ज़्यादा नहीं मिल सकता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए आप ये ध्यान रखिए ना कि हमें ऐसी चीज़ों को तैयारी करनी है जहाँ सिर्फ नंबर हमको गेन करना है, अदरवाइज और कुछ नहीं कर सकते हैं आप, क्योंकि टाइम नहीं है। सबसे बड़ी बात टाइम वाली बात है। तो इस टाइम को आप मैनेज करेंगे तो इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं। तो जैसे मैथ मैंने बताया, हिंदी बताया, GS रीजनिंग सारी चीज़ें मैं बताया। इस चीज़ के लिए तो कुछ चीज़ें हैं जहाँ से आप नंबर गेन कर सकते हैं, उस पर ज़्यादा फोकस करने का प्रयास करिए। करंट अफेयर को आप ऐसे ही जैसे कि रूटीन के हिसाब से पढ़ते रहिए, पीछे के जितने भी करंट अफेयर्स उनको पढ़ते रहिए और उस हिसाब से आप देखते रहिए। अब एक चीज़ बात ये भी है कि आपको डे भी याद रखने हैं कि पिछले 1 साल में कौन कौन से डे पड़े हैं, वो उस दिवस को भी याद रखने हैं, उनके स्लोगन कौन कौन से हैं ये भी आपको याद रखने हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं बात करने के लिए, जिससे क्योंकि टाइम नहीं है तो बात कम कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको जो भी करना है सिर्फ अपने प्रिपरेशन की तैयारी के लिए करना है, ठीक। उसके लिए आपको करना है। तो स्लोगन के बिहाफ पर भी आपके नंबर 1-2 बन सकते हैं, एक चीज़ तो क्लियर है। तो अब आपको एक नंबर लेके चलना है, ये नहीं कि 300 नंबर है तो चलो ठीक है आराम से कर लेंगे हो जाएगा, नहीं। आपको एक नंबर लेके चलना है, क्योंकि माइनस मार्किंग आपके नंबर को माइनस कर सकती है, ये आपको ध्यान देने वाली बात होगी। तो क्वेश्चन वही करिए जो आपको आ रहा है, नहीं आ रहा है तो उसको लीव कर जाइए, लेकिन जो क्वेश्चन आ रहा है सिर्फ उसी को अटेम्प्ट करने का भी प्रयास करिएगा आप लोग। अब इसी कड़ी की हम बात करें तो हम आपके लिए कुछ चीज़ें लाए हैं शॉर्ट टर्म
टाइम के लिए हम कुछ चीज़ें लाएँ। जैसे मैंने आपको अभी इस वीडियो में जितनी सारी चीज़ें बताया ये आपको याद कर लेना है, फटाफट याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जितने भी टॉपिक में मेरा वीडियो आएगा वो सभी टॉपिक में वीडियो सिर्फ और सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ों के बारे में होगा, ठीक। मतलब ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो डायरेक्टली इस चीज़ में इन्वॉल्व होती हैं, उसके लिए सिर्फ वही क्वेश्चन हम उसी टॉपिक को हम लेके आएंगे, क्योंकि टाइम नहीं है तो ज़्यादा कुछ ब्रॉड हम पढ़ा नहीं पाएंगे। ब्रॉड पढ़ाने के लिए टाइम चाहिए और इस सिलेबस को ख़त्म करने में कम से कम 2 महीने का समय चाहिए। तो ये पूरा साइंस आपका ख़त्म हो जाएगा अच्छे से, लेकिन टाइम नहीं है तो उस टाइम के हिसाब से हम सिर्फ वही टॉपिक वीडियो लेकर आएंगे जहाँ से क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी 90% के आसपास की है, ठीक। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा है। थोड़ा सा डिले हो रहा है तो इसके लिए भी हम प्रयासरत में हैं कि जल्दी से इस प्रॉब्लम को भी हम सॉल्व कर लें। तो कोशिश ये मेरी रहेगी कि आपको पर डे के हिसाब से जो भी टॉपिक है उसका आपको वीडियो मिलता रहे, और मैं भी आने वाले दिनों में आपको हिंदी का भी वीडियो आने लगेगा, जीएस का वीडियो तो चल ही रहा था, उसमें करंट अफेयर का वीडियो आपको आने लगेगा, और कोशिश हमारी रहेगी कि मैथ का भी वीडियो हम आपके सामने लाएं। तो इसके लिए आप थोड़ा सा तैयारी करते रहे, और मैथ में वीडियो वही होगा जो सिर्फ और सिर्फ आपके नंबर के लिए इम्पोर्टेंट होगा, ठीक। मतलब फार्मूला सेम है मैथ में, बट उसके बिहार पे जो क्वेश्चन आएंगे उसको आपको करना रहेगा। तो वो भी चीज़ें हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ सिर्फ आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ आप उस चीज़ को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं आगे की तरफ के लिए। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा है, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में नई टॉपिक के साथ, और उस वीडियो में भी हम आपको उसी तरीके से शॉर्ट तरीके से ही हम सारा चीज़ बताएंगे जिससे आपको याद रहे और कम समय में ज़्यादा तैयारी करने का प्रयास मेरा रहेगा कि आपका करा देंगे, ठीक। तब तक के लिए जय हिंद।